हेलो दोस्तों, आज हम लोग जे मेन 2019 का पेपर सॉल्यूशन करेंगे। तो आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन दोस्तों कह रहा है कि एक ब्लॉक है, जैसे कि आपको डायग्राम में दिख भी रहा होगा। उसमें एक ब्लॉक रखा है और उसके ऊपर दो फोर्स लग रहे हैं। एक इंक्लाइन के अलोंग 3n का फोर्स और एक इंक्लाइन के अपोजिट पे p का फोर्स लग रहा है। तो इस क्वेश्चन में हमें बताना है, फ्रिक्शन भी दिया गया है और इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि वो मिनिमम पी फोर्स क्या होगा जिससे बॉडी पूरी रेस्ट में रहे। तो हम लोगों ने देखिए, जैसे कि मैंने खुद पेपर आप लोगों के लिए सॉल्व किया है पूरा, और ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो समझने में। तो पहला को तो चलिए ये देखते हैं। तो एफ बी डी इसकी बन रही है पी और 3n, और नॉर्मल और वेट उसको बैलेंस करेगा। मैंने सारे फोर्स को दिखाने की कोशिश की है आप लोगों को। तो इसमें बताना है कि फ्रिक्शन फोर्स हमेशा इम्पेंडिंग मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में लगता है, आप लोग जानते होंगे। तो हम लोग को पता है कि बॉडी रेस्ट में रहेगी, तो मतलब सारे एफ वाई एफ एक्स सारे फोर्स बैलेंस में रहेंगे। जितने भी इस पर फोर्स लग रहे हैं सारे फोर्स इसमें बैलेंस रहेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि सारे फोर्स को बैलेंस कर देंगे। तो 3 + mg sin 45 इक्वल टू p+f हो जाएगा। एफ़ की जब यहाँ समझने वाली एक बात है दोस्तों कि एफ़ की जब मैक्सिमम वैल्यू होगी तभी पी की मिनिमम वैल्यू होगी। तो इसमें मिनिमम वैल्यू हम लोग से पूछ रहा है, तो इसको हम लोग इस तरह सॉल्व करेंगे। एफ़ की मैक्सिमम वैल्यू होती है म्यू इंटू एन, यहाँ एन म्यू एम जी कॉस थीटा है। तो उसी तरह मैंने सॉल्व करके रख दिया है इसको। तो पी इक्वल टू 20√2 + 3 आ गया, तो पी लगभग 32 के आ गया, तो 32 न्यूटन आ गया। तो ऑप्शन बी सही आंसर है। क्वेश्चन 2 आइए देखते हैं। क्वेश्चन 2 में क्या कह रहा है कि थर्मोडायनेमिक्स का क्वेश्चन है पहली बात। तो इसमें कह रहा है कि एक पाथ है ए बी सी और दूसरा पाथ है ए डी सी। कह रहे हैं कि इसमें जो है कि हीट ए बी सी पाथ में हीट 60 जूल की दी गई, और जब भी किसी साइकिल में हीट दी जाती है वो हमेशा पॉजिटिव होती है, और वर्क डन उसी साइकिल में वर्क डन बाय द सिस्टम हुआ है, मतलब वो भी पॉजिटिव होगा। अब हमें ए डी सी के लिए वर्क डन दिया हुआ है और हीट गिवन बाय सिस्टम निकालना है। तो दोस्तों यहाँ देखते हैं कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, जो कि हम लोगों को काफ़ी आगे पढ़ना है अपने फ्यूचर एस्पेक्ट में। जो लोग इंजीनियरिंग करना चाहते हैं, काफ़ी अच्छा लॉ है। बाद में इसको हम लोग डिटेल में देखेंगे। तो अभी देखते हैं कि ए बी सी जो है वो उसमें वर्क डन पॉजिटिव है। तो हम लोग पहली साइकिल से निकालेंगे डेल्टा यू की वैल्यू, और दूसरी साइकिल में डेल्टा यू रख देंगे तो हमें हीट मिल जाएगी। तो पहली वैल्यू में हम लोग ने सारी वैल्यूज रख दी, तो डेल्टा यू 30 मिल गया। उसके बाद उसी को दूसरी वैल्यू दूसरी इक्वेशन में डेल्टा क्यू ए डी सी पाथ के लिए हम लोग रख देंगे तो क्यू मिल जाएगा। तो ऑप्शन तीसरा यहाँ पे सही है। तीसरा क्वेश्चन है दोस्तों रे ऑप्टिक्स का। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, मैंने इसको पढ़ लिया तो आपको समझा देता हूँ। कि इसमें कह रहा है कि ऑब्जेक्ट और स्क्रीन के बीच में एक लेंस रखा हुआ है। ऑब्जेक्ट से लेंस की डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर है, और लेंस से जो स्क्रीन पे जो इमेज बन रही है उसकी भी 10 सेंटीमीटर उसकी डिस्टेंस दी गई है। तो इसमें कह रहा है कि ऑब्जेक्ट पहले जो पहली कंडीशन है वो कह रहा है कि जब ऑब्जेक्ट रखा था 10 सेंटीमीटर पे, तो स्क्रीन में इमेज बनी 10 सेंटीमीटर पे। दोस्तों ऐसा तभी होता है जब ऑब्जेक्ट 2f पे रखा हो। तो हमें पता चल गया कि 2f की वैल्यू 10 है, तो f यहाँ से 5 सेंटीमीटर निकल आया। अब हमें पता है कि लेंस के बीच में एक फिल्म आ गई दूसरी कंडीशन में। तो उससे क्या होगा कि ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस जो है वो अपरेंटली शिफ्ट हो जाएगी। अपरेंटली शिफ्ट होने का मतलब है कि T1 - 1/μ से वो शिफ्ट कर जाएगी। रे ऑप्टिक्स में आपने ये वाला फॉर्मूला पढ़ा होगा, काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है। तो 1.5 1 - 1.5 कर दिया तो 0.5 सेंटीमीटर हम लोग को शिफ्ट आ गया। तो यू की अब नई पोजीशन 10 - 0.5 हो जाएगी, जो कि 9.5 होती है। उसके बाद हम लोग द फेमस लेंस मेकर्स फॉर्मूला लगा देंगे। 1/v - 1/v इक्वल टू 1/f। 1/v इक्वल टू 1/5 माइनस 10/9.5 हो जाएगा, जिससे हम लोग v की वैल्यू निकाल लेंगे। v की वैल्यू आएगी 95/9। अब हमें निकालना है कि स्क्रीन को कितना शिफ्ट किया जाएगा फिर से शार्प इमेज मिलने लगे। तो शार्प इमेज दोस्तों तब मिलेगी जब 95/9 माइनस 10 करेंगे तो 5/9 आंसर का सही है। अब अगला क्वेश्चन है कि तीसरा क्वेश्चन है कि हम लोग को प्लैनेट की, जैसा क्वेश्चन लिखा है कि हम एक प्लैनेट है जो कि सन के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है, मास है, तो हमें निकालना है कि उसकी एरियल वेलोसिटी क्या होगी।
अब एरियल वेलोसिटी निकालने पहले एरियल वेलोसिटी समझते हैं। एरियल वेलोसिटी दोस्तों वो वेलोसिटी होती है जैसे कोई प्लैनेट किसी सन के, जैसे ही सन के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है, तो वो उसका रेट ऑफ एरिया स्वेप्ट जो होगा वो एरियल वेलोसिटी, कितनी तेज़ी से वो एरिया कवर कर रहा है सन के अबाउट, वही हम लोग हमारी एरियल वेलोसिटी होती है। तो इसके लिए हम लोग सबसे पहले एक स्मॉल एरिया मान लेंगे डी थीटा का, मैंने डायग्राम में आपको दिखाया हुआ है। वो एरिया बहुत छोटा है, मैंने ज़्यादा दिखाया वैसे। इसमें रेडियस और हाइट लगभग बराबर होंगे और बेस जो होगा वो आर्क के बराबर होगा। तो बेस तो आर डी थीटा हो गया हम लोगों का, और आर इक्वल टू एच हो जाएगा। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो हाफ इंटू आर इन डी थीटा इंटू आर, तो हाफ आर स्क्वायर डी थीटा हो गया। अब हमें एरियल वेलोसिटी निकालनी है, तो एरिया पर यूनिट टाइम निकालना पड़ेगा, मतलब उसको एक बार डिफ्रेंशिएट कर देना पड़ेगा। तो हाफ आर स्क्वायर डी थीटा को हम लोग डिफ्रेंशिएट किया, तो हाफ आर स्क्वायर डी थीटा बाई डी थीटा बाई टी ओमेगा होता है, तो हाफ आर स्क्वायर ओमेगा हो गया। अब एल इक्वल टू आई ओमेगा होता है, और एम आर स्क्वायर ओमेगा होगा एल इक्वल टू। तो ट्रांसफॉर्मेशंस करने के बाद, काफ़ी मैनिपुलेशन करने के बाद, हम लोग डी ए बाई डी टी इक्वल टू एल बाई टू एम निकाल पाएंगे। अब क्वेश्चन नंबर 5 तो ईजी है, काफ़ी ईजी क्वेश्चन है कि इसमें डी ए, जैसे वेलोसिटी कभी भी आपको अगर वेक्टर्स के फॉर्म में दी होगी तो आई के साथ लगने वाला वेलोसिटी हमेशा एक्स की वेलोसिटी देगा, और जे के साथ लगने वाली वेलोसिटी हमेशा वाई की वेलोसिटी देगी। तो हम लोग आइए सॉल्व करते हैं। तो डी एक्स बाई डी टी इक्वल टू वाई हो गया, डी वाई बाई डी टी इक्वल टू एक्स हो गया, तो डी एक्स बाई डी वाई हो गया वाई बाई एक्स। उसके बाद हम लोग इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग कि एक स्प्रिंग है जो इस पे कांस्टेंट फोर्स F लग रहा है, तो हमें बताना है इसमें कि मैक्सिमम वेलोसिटी क्या होगी बॉडी की। तो सबसे पहले जब भी मैक्सिमम वेलोसिटी होती है तो उस जगह पे एक्सेलरेशन जीरो हो जाता है। वो क्यों हो जाता है मैं बता रहा हूँ कि बॉडी जो है वो F का फोर्स उसमें लगाया जा रहा है, और K का स्प्रिंग फोर्स है, तो उसको पीछे भी एक फोर्स KX से खींचती रहेगी। वो बॉडी को तब तक खींचती रहेगी जब तक फोर्स जो अप्लाइड है वो स्प्रिंग फोर्स के बराबर ना हो जाए, और जब भी ऐसा होगा उसी सिचुएशन में वेलोसिटी भी मैक्सिमम हो रही होगी, और उसी समय पे एक्सेलरेशन भी ज़ीरो हो रहा होगा। तो हम लोग को पता है, तो उसको हम लोग के एक्स इक्वल टू एफ कर देंगे, एक्स इक्वल टू एफ बाई के कर देंगे। वर्क एनर्जी थ्योरम दोस्तों होता है, वर्क एनर्जी थ्योरम हम लोग कहीं भी लगा सकते हैं, इसमें कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव को कोई झोल नहीं होता है, सब लगा सकते हैं इसको, सबके लिए दरवाजे खुले हैं इसके। तो हम लोग इसमें एनर्जी कंजर्व कर देंगे, तो स्प्रिंग फोर्स का वर्क डन हम लोग को पता है माइनस के एक्स स्क्वायर होता है, प्लस एफ एक्स जो बॉडी फोर्स, बॉडी भी तो आगे बढ़ रही है, वो बॉडी भी तो आगे जाएगी ना भाई, तो उसकी वजह से उस पर भी फोर्स लगेगा। और फाइनल वेलोसिटी क्या है, वी मान लेते हैं, और इनिशियल क्या है, इनिशियल तो जीरो पे था, चल ही नहीं रहा था, तो एफ स्क्वायर अपॉन टू के इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर आ गया, तो हम लोग का वी मैक्स आ गया अपॉन अंडर रूट एम एन रूट के। अब अगला क्वेश्चन है बहुत बढ़िया, मैग्नेटिक फील्ड का क्वेश्चन सर्कुलर आर्क में। तो सर्कुलर आर्क में हम लोग ने दोस्तों पढ़ा है फॉर्मूला वी इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन आर थीटा अपॉन 4 पाई, ये फॉर्मूला होता है। इसको मैंने थोड़ा अपनी तरीके से रीअरेंज किया है, उससे क्वेश्चन बहुत आसानी से सॉल्व हो जाते हैं। वैसे इसका फॉर्मूला लोग बहुत अलग अलग तरीके से याद रखते हैं, लेकिन इस तरह याद करने से आपको काफ़ी कैलकुलेशन में आसानी होगी। तो B1 फॉर्मूला हम लोग छोटे वाले सर्किल से स्टार्ट करेंगे, तो उसमें म्यू नॉट इंटू 10, क्योंकि थीटा पाई बाई 4 है, तो पाई बाई 4 अपॉन 4 पाई। देखिए कैलकुलेशन में काफ़ी आसानी हो रही है इस तरीके से, मैंने इसी तरह करता हूँ मैं क्वेश्चन को। उसके बाद तो भाई आपका कैलकुलेशन है, श्रद्धा अनुसार आप अपना अपना कर सकते हैं। तो अगला क्वेश्चन नंबर 8, जिसमें आप लोग को हम लोग को वो डिस्टेंस निकालनी है जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम होगी। तो लूप का काफ़ी जाना माना फार्मूला है, जिसको हम लोग को बोर्ड में खूब रटाया जाता है, अच्छे से रटाया जाता है। जब तक रट नहीं लेते तब तक हम लोग को बख्शा नहीं जाता। ई की वैल्यू के क्यू एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। और मैक्सिमम निकालने के लिए हम लोग मैथ में पढ़ते हैं कि डिफ्रेंशिएट करके एक बार ज़ीरो करते हैं, उसके बाद अगर d2e/dx² निगेटिव आ जाता है तो उस जगह पे मैक्सिमम मिलता है। तो हम लोग को वो सब करने की ज़रूरत नहीं है, हम लोग को पता है मैक्सिमम मिलेगा, तो हम लोग केवल ज़ीरो के इक्वल कर देंगे, एक्स की वैल्यू यहाँ से r/√2 आ जाएगी। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि दो रेडियो एक्टिव एलिमेंट थे, जो कि रेडियो एक्टिव एलिमेंट थे ए और बी, उसकी एक्टिविटीज़ आपको दे रखी है।
2 एक्टिविटीज़ दे रखी है, तो और ये भी बता रखा है उसमें उनके मोल्स में भी रिलेशन आपको बता रखा है। तो एक्टिविटी होती है लैम्डा इंटू एन, तो लैम्डा ए एन ए इक्वल टू 10, लैम्डा बी एन बी इक्वल टू 20 दिया है। दोनों को डिवाइड कर देंगे, लैम्डा ए अपन लैम्डा बी 1/4 आएगा। तो जिस भी आंसर से आपका आंसर मैच कर रहा हो वही आंसर इसका हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन आप लोगों का दिया है, लूप का रेजिस्टेंस दे रखा है, एरिया दे रखा है और मैग्नेटिक फील्ड का वेरिएशन दे रखा है। तो जब भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो हम लोग को सीधा सीधा फॉर्मूला BA/DT का इंटीग्रेशन ये पता होता है और सीधा सीधा इसका इंटीग्रेशन करोगे डेल्टा फाई आ जाएगा। डेल्टा फाई के बाद आप चार्ज बड़े ही आराम से निकाल सकते हैं। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 11। अब हम लोग करेंगे कि एक कह रहे हैं एक करंट कैरिंग वायर है जो कि I करंट को बियर कर रहा है और उसमें नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स आपको पर यूनिट वॉल्यूम आपको दिए हुए हैं, एरिया क्रॉस सेक्शन दिया। तो सीधा सीधा ये फॉर्मूला हम लोग को किस तरफ डायरेक्शन में ढकेल रहा है, I = NEA/VD। यहाँ पे VD क्या है, इसका प्रूफ बोर्ड में कराया जाता है, कोई कॉन्सेप्ट विशेष है नहीं दोस्तों इसमें, तो इस पर ज़्यादा हम लोग समय अपना ज़ाया नहीं करेंगे। तो VD = आप लोग निकाल लेंगे, समझदार होंगे, मैथमेटिक्स केवल लगनी है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12, जब भी कोई दोस्तों टेम्परेचर डिफरेंस से रिलेटेड कोई हीट रेट, ये भी सारे क्वेश्चंस हम लोग रेजिस्टेंस वाले तरीके से करते हैं इस तरह के क्वेश्चंस। तो ये L पे डिपेंड करता है कि किसका क्या रेजिस्टेंस होगा, जिसकी जितनी L उसका उसी हिसाब से उसका रेजिस्टेंस का रेशियो, जैसे इसमें हर पार्ट का जितनी लेंथ है वो उतना, जैसे L को मान लिया R, तो L/2 डिस्टेंस जितनी होगी वो R/2 का रेजिस्टेंस होगा और जितना 2L होगा तो 2R रेजिस्टेंस हुआ। तो हम लोग इसको जिस तरह मैंने इसको उसी तरह सॉल्व कर दिया है, काफ़ी अच्छे से बताने की कोशिश की है कि किस तरह इसके रेजिस्टेंस सॉल्व होगा। आखिरी में नेट हीट रेट जो होगा वो निकल आएगा T1 - T2। आप लोग जानते होंगे कि नेट पोटेंशियल माइनस अपॉन कर देते हैं, अगर हम लोग नेट R इक्विवेलेंट कर देते हैं तो हमारा नेट हीट रेट निकल आता है। उसके बाद हम लोग को TA - TB में निकालना है। तो TA - TB में निकालने के लिए हम लोग को A का पोटेंशियल B का पोटेंशियल में निकालना है, तो हम लोग को T1 - T2 कर देना अपॉन 3R/5, क्योंकि सीरीज़ में वोल्टेज सेम रहता है। तो हम लोग ऐसे निकालेंगे इसका सीरीज़ में करंट सेम रहता है, तो उसके बाद वोल्टेज डिफ़र करता है। तो उसी हिसाब से हम लोग इसको रेशियो में, जिस तरह हम लोग जैसे 2 भागों में जाता था तो हम लोग रेजिस्टेंस के केस में हम लोग सीधा डिवाइड करके रेशियो से निकाल लेते थे। उसी तरह इसमें भी T1/T2 अपॉन इसका जो इक्विवेलेंट पूरे का रेजिस्टेंस 8R/5 आया इंटू 3R/5 कर दिया, तो हमारा TA - TB निकल आया। अब क्वेश्चन नंबर 13 कहता है कि 3 ब्लॉक रखे हैं, स्मॉल m 2 स्मॉल m प्लस एक कैपिटल M रखा है। कह रहे हैं कि लेफ्ट वाले को सबसे ज़्यादा वेलोसिटी हम लोगों ने राइट में दे दी। अब कोलिजन सारे जो हैं वो परफेक्टली इनइलास्टिक हैं। परफेक्टली इनइलास्टिक का दोस्तों कॉन्सेप्ट समझते हैं। कॉन्सेप्ट समझना दोस्तों बहुत ज़रूरी है, वही काम बनाएगा आप लोगों की। इनइलास्टिक कोलिजन में बॉडी हमेशा लड़ने के बाद चिपक जाती है। तो हम लोग को पता है कि कोलिजन कोई भी हो, हम लोग मोमेंटम तो कंजर्व कर ही सकते हैं। आप मोमेंटम कंजर्व कर सकते हैं, तो mv = 2m + m हो गया v डैश। तो v डैश = m अपॉन 2m + m इंटू v कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग को ये भी बताया गया है क्वेश्चन में कि चेंज इन जो लॉस इन काइनेटिक एनर्जी हुआ है वो 5/6 दिया गया है। तो लॉस इन काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन फाइनल। तो हम लोग क्या करेंगे कि 5/6 निकाल लेंगे। उसके बाद यहाँ से जो मैंने रेशियोज़ निकाले हैं वहाँ से आपको निकलेगा कि 2m + m = 6m। देखिए मैं आपको कॉन्सेप्ट बता दे रहा हूँ और कैलकुलेशन में थोड़ा कम ध्यान दे रहा हूँ क्योंकि आप लोग काफ़ी समझदार हैं। कॉन्सेप्ट ऐसी चीज़ है जो सब नहीं बताते हैं, मैथमेटिक्स तो आप लोग कर ही लेंगे। तो कैपिटल M अपॉन m = 4, यहाँ से आपका आंसर आ गया। केवल इसमें यह था कि लॉस एनर्जी का रेशियो आपको दिया था, वहाँ से निकालना और मोमेंटम कंजर्व करना था इस क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन क्या है कि मिक्सचर में 2 मोल He दिया है, 1 मोल ऑफ आर्गन दिया है प्रेजेंट। आपको RMS वेलोसिटी निकालनी है। RMS वेलोसिटी का जो फार्मूला होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है मोलर मास के। तो He और AR का मोलर मास का रेशियो
बी बाई ए हो जाएगा, ए बाई बी। अगर आपको वी आर एम एस ए बाई बी निकालना है तो मोलर मास उसका उल्टा बी बाई ए करना पड़ेगा। तो उसी हिसाब से आप लोग इसको निकाल सकते हैं। और एम ए अपॉन एम बी हो गया तो √40/4 हो गया, तो √10 आंसर आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 15 जो है वो उसमें कह रहा है कि λ1 आपको λ2 दे रखी है और आपको रेशियो दे रखा है 2 किसका, रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन v1/v2 का आपको रेशियो दे रखा है। लेकिन हम लोग इसमें v1/v2 का रेशियो दे रखा है तो हम लोग को इसमें अपना वर्क फंक्शन निकालना है, मतलब फाई निकालना है अल्टीमेटली। तो ये दोनों फॉर्मूले तो आप लोगों को पता होंगे, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो आइंस्टाइन की थ्योरी थी, आइंस्टाइन के बारे में कभी और बात करेंगे। तो डेल्टा एस, तो एस सी अपॉन लैम्डा, इन दोनों को इक्वेशंस को हम लोगों ने माइनस कर दिया। उसके बाद यहाँ से जब आप देखेंगे, ध्यान से देखें, तो यहाँ से हम लोग हाफ mv² की वैल्यू निकाल लेंगे, जो कि बाद में हम लोग यूज़ करने वाले हैं। तो हम लोग को पता है कि फाई इक्वल टू, जो दूसरी इक्वेशन है, फाई इक्वल टू होता है SC/λ2 माइनस हाफ mv²। तो दोस्तों यहाँ से वहाँ जो पिछली वाली इक्वेशन थी उसमें से हमने हाफ mv² की वैल्यू निकाल के इसमें रख दी, और 4SC/3λ2 माइनस SC/3λ प्योर कैलकुलेशंस है। कई तरीके से आप लोग कर सकते हैं इसको। उसके बाद SC की वैल्यू कई बच्चे 6.66 × 10⁻34 रखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, आप रखिए। मैंने थोड़ा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में रखने की कोशिश की ताकि आसान, क्योंकि आंसर हमारा जो ऑप्शंस हैं वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दिए हैं, तो मैंने उसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ही निकाला है। तो आप लोग इसको 1.85 आंसर आ जाएगा। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। उसमें आपको किरचॉफ करंट लॉ भी लगा सकते हैं, किरचॉफ वोल्टेज लॉ भी लगा सकते हैं। मैंने किरचॉफ करंट लॉ लगाया है, तो उसमें किरचॉफ 20 माइनस, मान लिया अपने बीच में पोटेंशियल V है, तो 20 माइनस V = बस, क्योंकि नेट वोल्टेज तो वहाँ पे 0 ही होगा, नेट करंट 0 होगी, तो 10 माइनस V/4 प्लस 0 माइनस V/2 = 0 होगा। V = यहाँ से आप लोग का 10 वोल्ट निकल आएगा, और उस डायरेक्शन में करंट आपको निकालनी है तो वोल्टेज अपॉन R कर देनी है उस डायरेक्शन में। ध्यान रखिएगा, उसी डायरेक्शन, जिस डायरेक्शन की आपको करंट निकालनी है उस डायरेक्शन में वोल्टेज, और उसी का रेजिस्टेंस आप लोग डिवाइड कर देंगे। तो देखिए ये सब छोटी छोटी बातें होती हैं जो आप लोगों को पता होनी चाहिए, क्योंकि आप कुछ बच्चे करेंगे कि हाँ दोनों क्यों नहीं करेंगे, दोनों और बाकी दो रेजिस्टेंस क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि हम लोग को डायरेक्शन में उसी निकालनी है, तो उसी का रेजिस्टेंस से डिवाइड करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 17 है कि नेट फोर्स हम लोग को चार्ज की तरफ से, ये तो क्वेश्चन आप लोग बोर्ड्स में भी काफ़ी किए होंगे। इस पर आपको ओ पे सारे फोर्स को 0 कर देना है। तो क्यू के द्वारा लगने वाला फोर्स क्या हुआ, KQ/d²/4, और के कैपिटल क्यू लगने में KQ² कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। उसके बाद सिंपल सी इसमें गणित लगानी है। गणित तो आप लोग काफ़ी मज़ेदार इंसान है, मैं आपको फिजिक्स बताने के लिए हूँ। अगला क्वेश्चन है E आपको दे रखा है, एक बहुत ही प्रचलित फार्मूला है E/B = C, जो दिया है। इसको वेलोसिटी, कांस्टेंट वेलोसिटी से किसी पार्टिकल को मूव कराने के लिए आपको क्या करना पड़ता है कि इसका फिज़िकल सिग्निफिकेंस ये है कि अगर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का रेशियो अगर कांस्टेंट होता है तो जो पार्टिकल होता है वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करता है, कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करता है, मतलब उसमें एक्सेलरेशन नहीं आता। पार्टिकल की बात कर रहा हूँ। तो B = यहाँ से आप फॉर्मूला लगाना, यहाँ तक सीधा फॉर्मूला लगाना, आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है कि एक वायर है जिसमें करंट बह रहा है, दूसरा लूप है, तो उसमें कह रहे हैं कि उसकी वजह से फोर्स क्या, नेट फोर्स क्या जनरेट होगा। तो हम लोग को पता है कि एक पोल पर किसी वायर की वजह से जो फोर्स होता है वो M × μ0I/2π, ये फॉर्मूला आपको पता है। लेकिन इसमें दो पोल्स, लूप में दो फोर्स जनरेट होते हैं, एक ऊपर एक नीचे, तो दो पोल्स की वजह से 2F sin θ होता है। तो 2F के यहाँ sin θ की वैल्यू यहाँ से x की डायरेक्शन में जो x होगा वो d² + √x², ये sin θ की वैल्यू हो जाएगी। और इसको यहाँ मैंने ज़्यादा एलोबरेट नहीं किया है, इसको उसी वजह से थोड़ी दिक्कत हो सकती है, लेकिन μ0I/mx/πd² + a², ये आपको टोटल फोर्स निकल आएगा। उसके बाद आप लोग को मोमेंट भी कंजर्व करना पड़ेगा इस केस में।
तो m इंटू 2x इक्वल टू m इंटू आई इंटू पाई ए स्क्वायर, जहाँ से आप लोग को t इक्वल टू मिल जाएगा। और t डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा क्योंकि आपको दिख रहा है ए स्क्वायर बाई डी स्क्वायर के प्रोपोर्शनल में है, तो ए स्क्वायर बाई डी स्क्वायर वाला फॉर्मूला जो भी इस ऑप्शन में मिले आपको उसमें टिक करना है। अगला क्वेश्चन 20 है, जिसमें आप लोगों को कह रहा है कि आप लोगों को मैक्सिमम और मिनिमम का रेशियो दे रखा है। मैक्सिमम कोहेरेंट सोर्स जब होते हैं I1 I2, तो मैक्सिमम होता है अंडर रूट I1 प्लस अंडर रूट I2 का होल स्क्वायर, जो कि इसका मैंने आपको काफ़ी अच्छे से एलेबोरेट किया हुआ है। तो आई मीन हम लोग को पता है माइनस लग जाएगा केवल, तो उसका रेशियो आप लोग को 4:1 दिया है। उसके बाद तो इसको आप उधर ले जाइएगा, उसके बाद फॉर्मूले से कट जाएगा, तो I1 अपॉन I2 इक्वल टू 25/9 आपका आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन 21 है, जो कि कह रहा है कि आपको लेंथ का उसने चेंज दे रखा है और उसके बाद कहा वॉल्यूम कांस्टेंट है। अब देखिए कि यहाँ वॉल्यूम कांस्टेंट है, मतलब A इंटू एल भी कांस्टेंट है। तो हम लोगों ने चेंज का फॉर्मूले पढ़े थे कि जब भी मल्टीप्लाई दो चेंज होते हैं तो ऐड हो जाते हैं। तो डेल्टा एल अपॉन एल हम लोग को 0.5% दिया है, तो 0.005 हो जाएगा। ए एल कॉन्स्टेंट है तो ए इंटू एल है, तो चेंज उनका ऐड हो जाएगा। डेल्टा ए बाई ए पर डेल्टा एल बाई एल इक्वल टू 0 हो जाएगा, तो ए का चेंज होगा वो 0.005 आ जाएगा। आर इक्वल टू रो ए बाई एल होता है, रो एल बाई ए होता है, तो हम लोग को आर का चेंज निकालना है, तो डेल्टा एल बाई एल माइनस डेल्टा ए बाई हो जाएगा, क्योंकि डेल्टा ए बाई ए पहले से निगेटिव में था तो पॉजिटिव फिर से हो जाएगा। तो यहाँ से आर डेल्टा आर बाई आर इक्वल टू 1% आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है, ऊपर मैं बता दे रहा हूँ आप लोगों को क्या कह रहा है कि आपको ये पोजीशन है और आपको इसी पोजीशन में रखना है, स्टेबल रहे ताकि। तो उसके लिए आप लोगों को डिस्टेंस या कोई एंगल बताइए कि किस एंगल पर रखें इसको। तो यहाँ से आप लोगों को मैंने थोड़ा सा इसको गंदा सा कर दिया है, लेकिन चलिए आपको मैं समझा दे रहा हूँ कि इसमें 2 रॉड लगी हैं, एक जो थीटा एंगल पर वाली है उसकी दूसरी रॉड, तो उन दोनों का अपना मास है, अपनी लेंथ है। तो पहले वाली रॉड जो ऊपर वाली है उसका नीचे mg लगेगा, तो उसका जो a/2 वो सारी डिस्टेंस जो होगी वो हम लोग जहाँ से वो कनेक्टेड है वहीं से लेंगे, वहीं से सारे मोमेंट कंजर्व करेंगे। तो इसमें क्या होगा कि W क्लॉकवाइज लगने वाला मोमेंट हमेशा एंटी क्लॉकवाइज लगने वाले मोमेंट के बराबर होगा। तो क्या होगा कि इस वाली डिस्टेंस पे जो पहली वाली रॉड है उसकी डिस्टेंस होगी a/2 इंटू साइन थीटा, वो पहला वाला जो कि आपको क्लॉकवाइज का मोमेंट देगी। दूसरी रॉड अगर आप दूसरे में देखेंगे, दूसरे डायग्राम में देखेंगे, तो वो इस साइड है, लेफ्ट हैंड साइड, तो वो मोमेंट एंटी क्लॉकवाइज देगी। मतलब a/2 इंटू कॉस थीटा माइनस जो इसका जो दूसरी वाली प्लेट का है उसकी डिस्टेंस माइनस होगी, तो a/2 उसका कॉस थीटा माइनस इस राइट वाली पहले वाली लेंथ का साइन थीटा, एक टोटल ए का साइन थीटा माइनस होगा उसमें, तो आप लोग तो वो प्रिंसिपल एक्सिस से डिस्टेंस आपकी निकल पाएगी। तो tan थीटा इक्वल टू 1/3, tan 1 बाई इनवर्स 1/3 इक्वल टू थीटा निकल आएगा। क्वेश्चन नंबर 23 जो है वो बता रहा है कि एक ब्लॉक रखा है, उस पर कंप्रेसिव फोर्स लग रहा। दोस्तों कंप्रेसिव फोर्स, अब कंप्रेसिव फोर्स लग रहा है तो उसका आप लोग को थर्मल एक्सपेंशन का कोफिशिएंट भी दे रखा है अल्फ़ा जो कि है, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी दे रखा है, और बताया गया है कि डेल्टा टी से उसकी टेम्परेचर हम लोगों ने बढ़ाया है। तो हम लोग को पता है कि डेल्टा एल इक्वल टू एल अल्फ़ा डेल्टा टी होता है, जो कि हम लोग को थर्मल के टाइम पढ़ाया गया होगा। और स्ट्रेन हम लोग को पता है कि चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ होता है, तो स्ट्रेन निकालने के लिए हम लोग चेंज इन लेंथ जो कि था अपॉन ओरिजिनल लेंथ, तो एल कट गया तो अल्फ़ा डेल्टा टी आ गया। अब यंग मॉडुलस क्या होता है? यंग मॉडुलस होता है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। तो स्ट्रेस तो पता है F/A होता है, फेमस फार्मूला विश्व प्रसिद्ध, और स्ट्रेन का हम लोगों ने अभी निकाला है कि अल्फ़ा डेल्टा टी, तो F अपॉन ए अल्फ़ा डेल्टा टी हम लोग का आ गया। उसके बाद डाई इलेक्ट्रिक, क्वेश्चन नंबर 24 बता रहा है कि डाई इलेक्ट्रिक से मतलब आधा फिल कर दिया है। इस तरह का क्वेश्चन आप लोगों ने पहले भी देखे होंगे। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं कि एक स्ट्रिप ले लेते हैं जिसकी जो दोनों की साइड पड़ेगी, दोनों साइड की तरफ पड़ेगी, दोनों डाई इलेक्ट्रिक की तरफ पड़ेगी, एक एयर वाला और एक के डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट वाला। तो इसमें दो
पैरेलल कैपेसिटर्स टाइप का बन जाएंगे। तो C1 की वैल्यू जैसे हम लोग को फॉर्मूला तो पता ही है कि एप्सिलॉन नॉट A बाई वाई होता है फॉर्मूला। तो C1 क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट A इंटू डी एक्स बाई डी एक्स मतलब उसकी छोटी सी विड्थ, तो और d माइनस वाई क्योंकि d माइनस वाई उसकी लेंथ है, इसमें एयर फील्ड है। और C2 के एप्सिलॉन नॉट क्योंकि परमेबिलिटी जो है वो k हो गई है, तो के एप्सिलॉन नॉट इंटू डी एक्स हो जाएगा, वाई हो जाएगा नीचे। दोनों पैरेलल में है तो C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 हो जाएगा। तो डी सी हम लोग को स्मॉल जो कैपेसिटेंस है वो निकल आएगा इसका। तो सी इक्विवेलेंट हम लोग को पता चल जाएगा स्मॉल वाला, और पूरे का निकालना है तो उसको 0 से a तक इंटीग्रेट कर दीजिए आप लोग। तो अगर आप लोग इसको इंटीग्रेट कर देंगे तो इंटीग्रेशन मैंने पूरा अच्छे तरीके से सॉल्व कर रखा है, इसको आप लोग देख लीजिए, सारी चीज़ें सही हैं और आप लोग जब इसको देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। तो इसका आंसर जो है वो एल एन के पे डिपेंड करेगा दोस्तों, एल एन के पे डिपेंड करेगा। ठीक, अब अगले क्वेश्चन में आते हैं कि इसमें मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन दी। मोबिलिटी ऑफ दोस्तों होता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट अप्लाइड इलेक्ट्रिक चार्ज। तो उसके बाद हम लोग वो हम लोग को दे रखा है जो कि 1.6, और डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन भी हम लोग को दे रखी है जो कि 10 की पावर 19 दे रखी है। तो रेजिस्टिविटी जो होती है वो एन ई म्यू आपको दे रखी है, वैसे म्यू इक्वल टू रेजिस्टिविटी ऑफ एन ई होता है तो उसको उधर भेज दिया। तो हम लोगों ने रेजिस्टिविटी जो है 1 अपॉन रेजिस्टिविटी होता है 1 अपॉन 10 की पावर 19 इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19, जो कि उसका चार्ज का एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज होता है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19। तो 0.4 आंसर आ गया, कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, सीधा फॉर्मूला रटना है भाई इसको। बोला क्वेश्चन 26 में क्या कह रहा है कि एक ब्लॉक ऑफ मास m है जो कि सीलिंग से अटैच होके नीचे लटक रहा है। अब तब स्पीड ऑफ वेव जो थी वो 60 मीटर पर सेकेंड थी। नाउ कह रहे हैं कार को एक्सेलरेट कर दिया है, तो कार को एक्सेलरेट कर दिया तो सीलिंग पे भी असर पड़ेगा दोस्तों। और कह रहे हैं कि एक्सेलरेशन ए से हमने उसको एक्सेलरेट किया है, तो अब कह रहे हैं कि स्पीड जो है वो 60.5 मीटर पर सेकेंड हो गई। तो हम लोग को बताना है ए और जी का एस्पेक्ट। तो हम लोग को पता है कि जब भी टेंशन में कोई चीज़ लटकी होती है तो उसमें वेव की स्पीड हमेशा टी बाई म्यू होती है। अब टी एम जी के इक्वल है तो अंडर रूट एम जी बाई म्यू आ गया। अब देखिए यहाँ थोड़ी सोचने वाली दोस्तों बात है। अब इसमें कह रहे हैं कि हम लोग जब इसको खोलेंगे तो इसमें एम और म्यू दोनों कांस्टेंट है, वो नहीं चेंज होने वाले। तो अगर इसमें एक्सीलरेशन में कोई चेंज आया तो वो हमेशा जी पे आएगा, और जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वी स्क्वायर के, समझिएगा दोस्तों, वी स्क्वायर के। और हम लोग को जो नेट जब एक्सीलरेटेड हो रही होगी तो हम लोग को नेट एक्सीलरेशन हमेशा ना जी वाले एक्सिस पे मिलेगा ना हम लोग को ए वाले एक्सिस पे मिलेगा, वो रिजल्टेंट पे मिलता है। तो रिजल्टेंट क्या होगा, अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और अपॉन जी, क्योंकि जो जी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वी के स्क्वायर के है, तो वो फाइनल एक्सेलरेशन मतलब फाइनल वेलोसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो उन दोनों को हम लोग डिवाइड कर देंगे तो वेलोसिटी के स्क्वायर जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा एक्सेलरेशन के। तो उसके बाद थोड़ी बायनोमियल लगाए, आई एम श्योर आप लोगों को कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। क्योंकि जी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कर रहा है वी स्क्वायर के, जब आप इसको इसका अंडर रूट उधर भेजेंगे टी बाई म्यू वाला, तो वी स्क्वायर मतलब जी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी स्क्वायर हो रहा। तो मतलब फाइनल जो एक्सेलरेशन बनेगा अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वो फाइनल वेलोसिटी के, और जो इनिशियल था जी वो इनिशियल वेलोसिटी के होगा, तो दोनों का रेशियो हमेशा सेम होगा। उसके बाद हम लोगों ने यहाँ बाइनोमियल लगाई है दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं होगी इसमें। बाइनोमियल आप लोग सॉल्व करेंगे, 1 प्लस हाफ ए स्क्वायर बाई जी स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस 1/60 हो जाएगा, ए बाई जी इक्वल टू 1/√30 आंसर आपका आ जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 27 जो कह रहा है कि एक लाइट रॉड है जो कि सीलिंग से अटैच्ड है, और कह रहे हैं कि थीटा पे उसको आपको टाउ का वेरिएशन दिया है। तो दोस्तों ये ऐसा वेरिएशन जब भी आता है तो वाइब्रेशंस हमेशा आती हैं। तो इफ़ रॉड इज़ रोटेटेड बाय एंगल थीटा देन मैक्सिमम टॉर्क पूछ रहे हैं इन द वो क्या होगा। तो सबसे पहले हम लोग इसका
ओमेगा स्क्वायर निकालेंगे तो ओमेगा स्क्वायर के बाई आई होगा, वो टाउ इक्वल टू, क्योंकि यहाँ पे टाउ इक्वल टू के थीटा दिया है तो टाउ इक्वल टू होता है आई अल्फ़ा, तो अल्फ़ा को इधर रखा और आई को हम लोगों ने इधर भेज दिया, तो इसको आप इस तरह लिख सकते हैं कि अल्फ़ा इक्वल टू के बाई आई इंटू थीटा, ओमेगा इक्वल टू थीटा नॉट इंटू उसका जो भी ओमेगा निकल के आया वो हो जाएगा, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी 0 है। तो टी इक्वल टू एम ओमेगा स्क्वायर इंटू एल बाई 3 होगा। एम वो आप लोग जानते होंगे एम आर ओमेगा स्क्वायर होता है, आर की वैल्यू यहाँ एल बाई 3, क्योंकि हम लोग एम वाले मास पे हम लोग निकाल रहे हैं, वही इसमें टेंशन होगी। तो उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि इसको टी इक्वल टू एम ओमेगा स्क्वायर इंटू एल बाई 3 हो गया, ओमेगा स्क्वायर ओमेगा की जगह थीटा नॉट इंटू ओम जो भी हम लोगों ने इसका वो निकाला था, तो अंडर रूट के बाई आई हो गया एम एल स्क्वायर बाई 3 इंटू, सॉरी मैंने यहाँ एल की जगह आई की जगह एल रख दिया है, तो के बाई एल नहीं वो के बाई आई है। तो आई की वैल्यू हम लोग को पता है एम एल स्क्वायर बाई 3 होती है एक साइड के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो टी इक्वल टू जब भी जैसे हम लोग आई की जगह जो के बाई के नीचे जो रखा है वो उसमें एम एल स्क्वायर बाई 3 रखेंगे, टी की वैल्यू थीटा स्क्वायर थीटा नॉट स्क्वायर के बाई एल हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। ये कह रहा है कि ये पार्टिकल मूव सर्किल में मूव कर रहा है, रेडियस आर दे रखी है, उसमें आपको स्पीड का वेरिएशन टी बाई 0 टी इक्वल टू 0 पे स्पीड 0 है और उसकी मूवमेंट मोशन के दौरान वी जो है वो 2s स्क्वायर पे डिपेंड कर रहा है। उसके बाद हम लोग को निकालना है कि एक्सेलरेशन वेक्टर का रेडियल एक्सेलरेशन के साथ क्या एंगल बनाया है आफ्टर एक रेवोल्यूशन के बाद। तो ए टी हम लोग को पता है वी डी वी बाई डी एस होता है, एक्सेलरेशन को हम लोग वी डी वी बाई डी एस भी रख सकते हैं, तो उसी तरह हमने वी डी वी बाई डी एस रख दिया, तो वी डी वी बाई डी एस रखा तो वी डी वी बाई डी एस आ गया 4s 2s स्क्वायर 8s क्यूब आ गया। एक्सेलरेशन जो सेंट्रीफ्यूगल है वो वी स्क्वायर बाई आर होता है, वी स्क्वायर हो गया 4s स्क्वायर बाई आर, तो उसके बाद टेन अल्फ़ा जब हम लोग निकाला टेन अल्फ़ा होता है ए टी बाई सी ए सी, तो ए टी बाई ए सी निकाला तो 2r बाई एस आ गया। अब एक रेवोल्यूशन के दौरान डिस्टेंस कितनी चलता है पार्टिकल, जो वो चलता है 2 पाई आर, तो एस की जगह हमने जब 2 पाई आर रखा तो टेन अल्फ़ा इक्वल टू 1 बाई पाई आ गया। और अगला क्वेश्चन है 30, आखिरी क्वेश्चन हम लोगों का। तो हम लोग को कह रहा है इस क्वेश्चन में कि एफ को एक फोर्स है जो कि के टी के प्रोपोर्शनल में है, मतलब टी के साथ वेरी कर रहा है, तो हम लोग को बताना है कि वो बॉडी कब छोड़ेगा, मतलब वो बॉडी धरती को कब छोड़ेगा। तो जैसे हम लोग को पता है कि टी के साथ वेरी धीरे धीरे फोर्स बढ़ता जा रहा है, टाइम के साथ फोर्स बढ़ता जा रहा, तो हम लोग को पता है कि वो एक अल्फ़ा एंगल के साथ भी फोर्स लग रहा है, तो हम लोग इसके दो कंपोनेंट बनाएंगे एफ कॉस थीटा और एफ साइन थीटा। अब एफ कॉस थीटा तो आप लोग को पता है कि कुछ भी नहीं करने वाला ऊपर ले जाने के लिए, वो केवल हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मोशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो अगला जो फोर्स होगा वो उसको ऊपर या नीचे ले जाने के लिए जो उसका जो भी फोर्स रिस्पॉन्सिबल होगा वो एफ साइन थीटा होगा, तो एफ साइन थीटा इंटू इक्वल टू एम जी हो जाएगा। वो जस्ट उसकी बात कर रहा है कि कब जस्ट ऊपर ले जाने वाला रहेगा, न गया नहीं है अभी तक दोस्तों, ये अभी भी स्टैटिक की प्रॉब्लम है, ये अभी तक डायनेमिक्स की प्रॉब्लम नहीं हुई है, स्टैटिक की प्रॉब्लम है, क्योंकि अभी तक केवल सब हवा हवा में चल रहा, कुछ भी बोला नहीं गया। तो के टी साइन थीटा इक्वल टू एम जी कर दिया, तो टी इक्वल टू एम जी अपॉन के साइन थीटा आंसर हमारा आ गया। तो ये था JEE 2019 का सॉल्यूशन दोस्तों। मैंने काफ़ी टाइम दिया है इस क्वेश्चन में, 32 आधे घंटे पेपर सॉल्यूशन में आप लोगों को लगाया है। मैंने अपने हाथों से इसलिए सॉल्व किया दोस्तों ताकि आप लोगों को हर एक चीज़ का कॉन्सेप्ट समझ में आ सके। मैंने काफ़ी इलेबोरेट किया है इसको, 21 पन्ने की PDF बनाई है और अपने पर्सनल हाथों से लिखा है इसको तो अगर आप लोगों को दोस्तों अच्छा लगा होगा तो लाइक सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि दोस्तों आपके लाइक्स ही हैं जो हम लोग को मोटिवेशन देते हैं अगला वीडियो बनाने के लिए। इसलिए अगर आप लोग इसको लाइक और सब्सक्राइब करेंगे तो अच्छा होगा, अगर ना अच्छा लगे तो कोई भी दिक्कत नहीं है, आप इसको ना लाइक कीजिए, तो हमें पता चलेगा कि अभी हमें क्या सुधार करने हैं। तो जय हिंद दोस्तों।